हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। ये हमारा फोर्थ वीडियो है साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है वो हमारा है पार्टनरशिप बिटवीन वन वेब एंड एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक कॉमर्शियल आर्म है इसरो की। एंड वन वेब क्या है? ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू सैटेलाइट से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अभी एक रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। उसके अनुसार न्यू स्पेस आई इंडिया लिमिटेड है, वो इसके कुछ सैटेलाइट्स है वो इंडिया के जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट है उससे लॉन्च करवाएगा। ठीक, तो इसरो का जो हेवीएस्ट रॉकेट है जीएसएलवी मार्क 3, उसका रिसेंटली नाम बदल के कर दिया गया था लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एंड इसने ये लॉन्च किया गया था 30 धवन स्पेस सेंटर्स ने। अभी रिसेंटली इसने 36 सैटेलाइट है वो वन वेब के लॉन्च कर दिए थे। ठीक है, एंड वन वेब की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? नेटवर्क असेस एसोसिएटेड लिमिटेड। वन वेब सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन इज लंदन बेस्ड एक सैटेलाइट कंपनी है जो कि प्लान कर रही है एक बहुत सारे 648 लो अर्थ सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जिससे ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगी एंड जो कि जिसकी लेटेंसी काफी कम होगी, ये क्लेम कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो इसके बीच में इन दोनों को ऑर्बिट इसको जो सैटेलाइट भेजने हैं उसके लिए ट्रांसफर करने के लिए इसने इसरो के साथ ये एनएसआईएल के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसको लॉन्च किया गया था, इन सैटेलाइट्स को, इसके सैटेलाइट्स को। एंड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इज आल्सो कॉल्ड एज जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, एंड इसकी जो कैपेसिटी है जीएसएलवी मार्क 3 की वो कितनी है? 4000 केजी ये पेलोड को ले जा सकता है लो अर्थ जीटीओ में जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 केजी का पेलोड डिलीवर कर सकता है जीएसएलवी मार्क 3 और LMV3। ठीक है, M2 है यहाँ पे, LMV3 M2। ठीक है, एंड इसका डबल 4000 का डबल कितना हो जाएगा? 8000 वो पेलोड डिलीवर कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। 8000 केजी है ये। ठीक है, तो ये 4000 केजी मतलब 4 टन का हुआ, 4 टन। ठीक है, एंड जीएसएलवी मार्क 3 या फिर LMV3 में कितने स्टेजेस है? 3 स्टेजेस है, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड स्टेजेस की क्या है? वो क्रायोजेनिक है। ये पीएसएलवी के द्वारा बाद में दूसरा कॉमर्शियल लॉन्च व्हीकल है इसरो का। जीएसएलवी मार्क 3 का हम यूज करेंगे गगनयान मिशन को भेजने में। गगनयान मिशन क्या है? तो गगनयान प्रोग्राम के अंडर इसरो क्या है, 3 आदमियों का स्पेस क्रू भेजेगा, 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा और उनको फिर वापस लेके आएगा, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजेगा और उनको फिर वापस री एंट्री कराएगा। तो इसके लिए एक पहले इसमें टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा इससे पहले, गगनयान से पहले, जिसमें हम क्या है, व्योमित्रा जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको भेजा जाएगा पहले टेस्ट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को। फिर बाद में इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को, 3 मेंबर का क्रू है वो लो अर्थ ऑर्बिट में हम सेंड करेंगे और फिर उनको वापस लेके आएंगे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया था 2019 में। एक पीएसयू है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है ये एनएसआईएल, जो कि एक सेंट्रल पीएसयू है। 2019 में इसको स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किए गए थे ताकि प्राइवेट सेक्टर का मोर पार्टिसिपेशन हो सके स्पेस में। एंड इट इज ए कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के कंट्रोल में आती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है LCH प्रचंड। तो ये है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसको अभी रिसेंटली एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है एंड ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इसमें 45% कंटेंट है वो इंडिजीनियसली डेवलप है। ठीक है, तो इसमें 2 शक्ति इंजन का यूज किया गया है, 2 शक्ति इंजन जो कि फ्रेंच ओरिजिन के हैं, परंतु उनको अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है HAL के द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो इसमें प्रचंड में क्या है, 2 शक्ति इंजन लगे हुए हैं
ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। इसका मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, बहुत सारे इसके रोल हो सकते हैं, रिकॉन्सिनेंस हो सकता है और बहुत सारे इसके रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये इंडियन एयरफोर्स क्लेम करती है इसको कि ये ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का ऐसा जो कि इजीली टेक ऑफ कर सकता है एंड लैंड कर सकता है, कहां पे, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। तो 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे लैंड एंड टेक ऑफ करने वाला ये वर्ल्ड का ओनली हेलीकॉप्टर है विश्व में। एंड इसमें ऐसा मटेरियल लगाया गया है, इससे बनाया गया है जिसका कि रडार सिग्नेचर कम है, जिससे कि इसका रडार सिग्नेचर कम है। और इसमें इसका एक कैबिन ऐसा बनाया गया है जो कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे को सियाचिन ग्लेशियर में सप्लाई पहुंचाने के लिए भी इसका यूज करेंगे हम लोग इसमें वहां पे डिमांड चल रही आ रही थी एयरफोर्स की, आर्मी में, यहाँ पे इसको सियाचिन ग्लेशियर पे जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वहां पे हम लोग इसको सैनिकों को सप्लाई देने का भी काम करेंगे। व्योमित्रा के बारे में मैंने बताया था कि ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको हम स्पेस में भेजेगा इसरो। एंड इसको टेक्नोलॉजी मेनली जो टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा इसमें, जो कि क्रूज स्पेस वाली टेक्नोलॉजी होगी, उसको जो ऑर्बिट जो ह्यूमन रेटेड मॉड्यूल होगा उसको टेस्ट करने के लिए इसका भेजा जाएगा इस स्पेस में। देन सुपर ऐप नेक्स्ट टॉपिक है, वो सुपर ऐप है। तो एलन मस्क ने कहा है कि वो एक सुपर ऐप बनाएगा। सुपर ऐप क्या होता है, एक ऐसा ऐप जिसमें कि बहुत सारी सर्विसेज हों, जैसे कि जिसमें फ्लिपकार्ट भी हो जहाँ से हम खरीद भी सके कुछ चीज़ें, जहाँ से उसमें एक गूगल पे भी हो जिससे हम ट्रांसफर भी कर सके पेमेंट, फोन पे वगैरह। एंड बाकी जो जितने भी सर्विस है उसमें क्या हो, अपना व्हाट्सएप भी हो, ये सारी चीज़ें एक ही ऐप के अंदर हो, तो ऐसे ऐप को क्या बोलते हैं, हम सुपर ऐप बोलते हैं। इट इज़ ए मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है दैट प्रोवाइड मल्टीपल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला। एंड इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि वीचेट है, हुगो है, ग्रेब है, टाटा नाउ है, तो टाटा का भी है एक टाटा नेव, यू टाटा नेव, ये किसका है, टाटा, ये सुपर ऐप है जो कि ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। एंड ये सोशल नेटवर्किंग, पीयर टू पीयर पेमेंट, ई कॉमर्स, ये सभी यहाँ से इसमें एक ऐप से हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है क्वाफू वन। क्वाफू वन है ये चाइना का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि सोलर टेलीस्कोप है एडवांस में। एंड ये सोलर है तो यानी कि ये सूरज को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इसको स्पेस में इंस्टॉल किया गया है, नासा के चाइना का है ये चाइना का है, इसको स्पेस में इंस्टॉल किया गया है। वो वहां से सूरज को यानी कि सोलर का ऑब्जर्वेशन करेगा। एंड ये है क्या ऑब्जर्व करेगा सोलर में, तो सोलर की कोरोना से जो आउटर लेयर होती है सन की आउटर लेयर से कोरोनल मास इजेक्शन होता रहता है, कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स निकलते रहते हैं, उनको ये ऑब्जर्व करेगा दोनों को। तो ऐसा ये यूनिक, ऐसा पहला ही सोलर ऑब्जर्वेटरी होगी दैट हैज अ यूनिक एबिलिटी टू स्टडी द मिडिल कोरोना। तो ये मिडिल सन का जो कोरोना होगा उसका मिडिल पोर्शन को स्टडी करेगा जहां से सोलर स्टॉर्म है वो ओरिजिनेट करते हैं। एंड इट विल आल्सो स्टडी द सन मैग्नेटिक, ये स्टडी इसमें सन मैग्नेटिक फील्ड काजेस द हाउ कोरोनल मास इजेक्शन का क्या कोज है, क्या कारण है, उसको ये स्टडी करने की कोशिश करेगा कोरोनल मास इजेक्शन को, ठीक है। एंड तो नासा ने अपना पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था पहले, नासा का है पार्कर सोलर प्रोब, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है सोलर ऑर्बिटर। एंड हम भी, इंडिया भी आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा जो कि सन को स्टडी करेगा। एंड आदित्य L1 यानी कि L1 वो लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे लोकेट होगा, हम इसको 2023 में सेंड करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो साइबर नाइफ सिस्टम है। तो ये साइबर नाइफ सिस्टम है, वो साइबर कोई वेपन नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा कैंसर ट्यूमर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किसी को ट्यूमर हो जाता है तो उसको रिमूव किया जा सकता है पिन पॉइंटली, ठीक है। इसमें रोबोट का यूज करते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसमें रेडिएशन के द्वारा कैंसरस या फिर नॉन कैंसरस ट्यूमर को हमारी बॉडी में कहीं पे भी हो उसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये जो साइबर नाइफ सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है इसको अभी
अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया गया है, जो कि पहला हॉस्पिटल बन गया है कंट्री के अंदर, फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि साइबर नाइफ सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो दे रहा है। ठीक है, तो ये पहला सरकारी हॉस्पिटल बन चुका है ये अहमदाबाद में एक। तो इट इज ए नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडिएशन का यूज करते हुए सर्जरी की जाती है कैंसरस एंड नॉन कैंसरस ट्यूमर्स की, जो कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी लोकेटेड हो सकते हैं, इंक्लूडिंग लंग, ब्रेन, स्पाइन, प्रोस्टेट, हेड, नेक, कहीं पे भी। ठीक है, इसमें हाई डोज की बीम ऑफ रेडिएशन है वो मारी जाती है पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे, जहां पे ट्यूमर पे लगाई जाती है, इनको हिट कराई जाती है। एंड इसमें रोबोट का यूज किया जाता है, रोबोटिक आर्म में पिन पॉइंट इसकी एक्यूरेसी होती है, इसमें साइड इफेक्ट देखने को कम मिलेगा। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। ये इसरो बना रहा है जो रिप्लेस करेगा पीएसएलवी को। पीएसएलवी की पहली जो सक्सेसफुल फ्लाइट हुई थी वो 1994 में हुई थी, तो ये काफी पुराना हो चुका है, 20-25-30 साल पुराना हो गया है पीएसएलवी। तो पीएसएलवी को रिप्लेस करेगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में कितनी होगी, इसमें 3 स्टेज होगी, 3 स्टेज टू ऑर्बिट। तो इसमें 3 स्टेज होगी, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। ठीक है, एंड ये एक रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होगा। हैवी यानी कि इसकी जो कैपेसिटी होगी वो पीएसएलवी की भी कैपेसिटी से ज्यादा होगी। एंड इसकी जो कितनी कैपेसिटी होगी, पेलोड कितना डिलीवर कर सकता है ये लगभग इसमें हम देखें तो इसमें कैपेसिटी 10,000 करीब होगी, इसकी कैपेसिटी 10,000 केजी की पेलोड डिलीवर कर पाएगा ये। ठीक है, 10 टन की 10,000 केजी यानी कि 10 टन की जीटीओ में ये डिलीवर कर पाएगा। तो 10 टन पेलोड ये जीटीओ में, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डिलीवर कर पाएगा। एंड 20 टन की हो जाएगी, डबल हो जाएगी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा वो 3 स्टेज टू ऑर्बिट रीयूजेबल हैवी लॉन्च व्हीकल होगा। एंड इसकी पेलोड कैपेसिटी 10 टन होगी टू स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। एंड ये सेमी क्रायोजेनिक propulsion सिस्टम पे काम करेगा। इसमें केरोसिन को फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा इसकी लास्ट स्टेज में, जो क्रायोजेनिक स्टेज होगी उसमें। एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर की तरह यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन का। एंड ये चीपर होगा, एफिशिएंट भी होगा। एंड इसका जो पीएसएलवी का काम है वही उसमें किया जाएगा, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसे लॉन्च किए जाएंगे, डीप स्पेस मिशन है, फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, कार्गो है, वो इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आगे जब ये डेवलप हो जाएगा तब। तो अभी हम एक ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्च व्हीकल अभी तक जो इसरो ने डेवलप किए हैं। एंड इसरो ने सबसे पहले डेवलप किया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको डेवलप किया गया था 1970s में। 15 अगस्त 1969 को इसरो का निर्माण होता है। 15 अगस्त 1969 को इसरो फॉर्म हुआ था। एंड उसके बाद में 1970s में स्पेस लॉन्च व्हीकल इन्होंने लॉन्च किया था। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल था, यानी कि इसमें इसका जो पेलोड कैपेसिटी कितनी थी, 40 केजी की थी। अभी हम कितना बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, 10 टन टू जीटीओ में ये लॉन्च करेगा कौन, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो अभी हमारी की 10 टन के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसकी तब कितनी थी, केवल 40 केजी का पेलोड ये डिलीवर कर पाता था, स्मॉल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो सबसे पहले बनाया गया था इसरो के द्वारा, 40 केजी 400 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में इसको डिलीवर कर पाता था ये। ठीक है, इसको पहली बार 1980 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। एंड ये 4 स्टेज था। स्मॉल लॉन्च व्हीकल क्या था, 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल था। एंड इसमें क्या सारी की सारी स्टेजेस क्या थी, ऑल सॉलिड स्टेज थी। इसमें सारी की सारी प्रोपल्सन स्टेजेस थी वो सारी की सारी सॉलिड थी। उसके बाद में इसरो ने इसको थोड़ा इंप्रूव किया, इसकी कैपेसिटी को ऑगमेंट किया, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया, जिसमें कितनी थी, 1 स्टेज और बढ़ा दी गई। तो टोटल कितनी स्टेज होगी, 5 स्टेज होगी। तो ये 5 स्टेज का हो गया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि कितना है, थोड़ा सा ज्यादा पेलोड 150 केजी, 40 केजी से 150 केजी पे आए, 40 केजी से 150 केजी पे हम आए इसमें ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये प्लेस कर पाता था। फिर उसके बाद में इसरो ने पीएसएलवी पे ज्यादा ध्यान दिया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बंद कर दिया गया। एंड फिर इसरो ने पीएसएलवी पे ज्यादा ध्यान दिया। तो पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल डेवलप किया गया, जो कि एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल था, जिसकी 4 स्टेजेस कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेज वाला पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल बना था इंडिया का, जिसको फर्स्ट लॉन्च की पीएसएलवी कब थी, 1994 में थी। ठीक है, एंड जो वाले थे पहले वाले 2
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के स्टेजेस क्या है, सॉलिड स्टेजेस हैं। एंड सेकंड वाले की जो ऑगमेंटेड है उसकी 5 स्टेजेस थी, एंड पीएसएलवी की कितनी है, 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीएसएलवी बन गया था फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस, ठीक है। एंड इसने लॉन्च किया था, पीएसएलवी ने चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया था। एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हमारा मॉम मिशन था 2013 में पीएसएलवी के द्वारा हमने लॉन्च किया था। एंड नेक्स्ट फिर हमने बनाया जीएसएलवी 2000 में आके जीएसएलवी हमारा डेवलप हुआ, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि एक 3 स्टेज व्हीकल था दैट कैन डिलीवर हेवी सैटेलाइट टू द ग्रेट डेप्थ इन स्पेस। एंड इसकी हमने कैपेसिटी देख ली है, जीएसएलवी मार्क 3 की कैपेसिटी दी हुई है 4000 केजी इन जीटीओ, यानी कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 केजी पेलोड डिलीवर कर सकता है, एंड 8000 केजी है ये लो अर्थ ऑर्बिट में डिलीवर कर सकता है। एंड जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल का हमने यूज किया था चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च करने में, चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया था इससे। देन नेक्स्ट है, अभी इसरो ने बनाया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि स्मॉल पेलोड को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाएगा। स्मॉल पेलोड यानी कि कितना है, इसमें कितना ये लॉन्च कर सकता है, लेस देन 500 केजी लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 500 केजी से कम का लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है, 300 केजी का जो है पेलोड है ये लॉन्च कर सकता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक है। एंड इसमें जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगी इसमें 3 स्टेजेस होंगी, एंड तीनों क्या है, सॉलिड होंगी। ऑल 3 क्या है, सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करेगा ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा वो किस पे काम करेगा, वो सेमी क्रायोजेनिक होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कैमिकेजे ड्रोन। तो कैमिकेजे ड्रोन किसके हैं, कैमिकेजे ड्रोन है ऐसे ड्रोन, इनको सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है, सुसाइड बॉम्बर या फिर सुसाइड ड्रोन। ये ईरान के हैं केमिकोजे या फिर सुसाइड ड्रोन, ये ईरान का है, ठीक है। इसका एक और नाम है शाहेद 136, तो शाहेद 136 है वो इसका दूसरा नाम है, कामिकेजे या फिर सुसाइड ड्रोन या फिर शाहेद 136। तो इसमें क्या है, ये ड्रोन किसी भी, मान लेते हैं किसी फैक्ट्री को उड़ाना है तो ये फैक्ट्री को उड़ा देगा और साथ में खुद ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें बम रखा जाता है और ये खुद ही उड़ा देता है, ठीक है, साथ में खुद उड़ जाता है, यानी कि खुद की सुसाइड कर लेता है और दूसरों को भी उड़ा देता है, सुसाइड बॉम्बर की तरह ये काम करता है। कामिकाजे ड्रोन ईरान का है, एंड इसका जो विंग्स हैं जो ब्लेड की तरह दिखाई देते हैं इसलिए उनको स्विच ब्लेड ड्रोन भी कहा जाता है। केमिकाजे ड्रोन इज ए टाइप ऑफ स्विच ब्लेड ड्रोन, तो ब्लेड की तरह इसके जो विंग्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो रुस्तम 2 है। रुस्तम 2 इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसका है जिसको डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। एंड इसका जो दूसरा नाम है वो इसको बोला जाता है तपस बीएस भी बोला जाता है, इसका एक अनदर नेम तपस बीएस की फुल फॉर्म दी हुई है, टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस बियॉन्ड ओरिजिन। इसको सर्विलेंस के लिए यूज किया जाएगा। इससे पहले डीआरडीओ बना रहा है, डीआरडीओ का है, ठीक है। तो रस्तम 1, रस्तम आई, रस्तम एच एंड रस्तम सी भी बनाया था इसने। एंड डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है, उसने इसको बनाया है। एंड इसका जो प्रोडक्शन पार्टनर है, इसको प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो उसके प्रोडक्शन पार्टनर है। एंड इसमें रडार्स वगैरह लगाए गए हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया गया है इसमें, एंड एक लगाया गया है इसमें स्पेस सिचुएशनल पेलोड भी लगाया गया है, सिचुएशनल अवेयरनेस वाला पेलोड्स हैं वो सब हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाले रडार्स भी इसमें लगाए गए हैं रस्तम 2 में, एंड इसको हम वेपनाइज करेंगे, इसके ट्रायल चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक इज पिलर ऑफ क्रिएशन। तो पिलर ऑफ क्रिएशन ये क्या है, ये एक पिलर्स हैं जो कि स्पेस में लोकेटेड है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड है। मिल्की वे गैलेक्सी में ईगल नेबुला है, एक ईगल नेबुला में लोकेटेड है मिल्की वे गैलेक्सी में। ये कंपोज्ड है हाइड्रोजन और गैस डस्ट के, हाइड्रोजन और डस्ट से बने हुए पिलर है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हो, ये इनको पिलर ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। ये डस्ट और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, ये डस्ट और हाइड्रोजन का एक स्पेस सा है, पिलर्स ऐसे बने हुए हैं जो कि इनमें से डस्ट और हाइड्रोजन है जब कॉम्पैक्ट होगी तो वो स्टार या प्लेनेट का निर्माण करेगी, ठीक है। तो इनके कॉम्पैक्शन से क्या है, ग्रेविटी के द्वारा ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे तब इसमें स्टार बनेंगे, स्टार
एंड ये अभी क्या है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है स्टार से, जो स्टार बन जाते हैं उनसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलेगी, हॉट स्टार होंगे तो उनसे क्या है, इनका इरोजन हो रहा है, ये इरोड हो रहे हैं। इनकी अभी नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने इनकी पिक्चर ली थी, एंड ये पिलर ऑफ क्रिएशन कहा गया इनको। ये कहाँ पे लोकेटेड है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ईगल नेबुला में लोकेटेड है, जो अर्थ से लगभग कितना है, 6500 लाइट ईयर अवे है। नेक्स्ट है संपूर्णानंद टेलीस्कोप। संपूर्णानंद टेलीस्कोप है एंड इसको इंस्टॉल किया गया है अराइज नैनीताल में। अराइज जो हम पहले पढ़ चुके हैं अराइज के बारे में, नैनीताल उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, उसमें इसको इंस्टॉल किया गया था। इसको 50 साल हो गए हैं एंड ये ऑब्जर्व कर रहा था, एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन कर रहा था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, जो कि एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए उपयोगी है। तो ये स्टार्स वगैरह की स्टडी कर रहा था, ठीक है। तो इसने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, इसने रिंग्स ऑफ यूनिवर्स, यूरेनस है, यूरेनस के रिंग्स है उसको उसने डिस्कवर किया था। एंड सैचुरन के 3 रिंग्स होते हैं ना, 3 या 4 होते हैं, तो उसमें 2 एडिशनल रिंग इसके द्वारा डिटेक्ट किए गए थे। इसने पहली बार इंडिया की सोइल से कोई गामा रे बस्ट डिटेक्ट किया था, इंडिया की सोइल से गामा रे बस्ट को डिटेक्ट किया गया था इसके द्वारा, संपूर्णानंद टेलीस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है हॉक एयर डिफेंस। हॉक एयर डिफेंस, तो हॉक की फुल फॉर्म क्या होती है, हॉक की फुल फॉर्म होती है होमिंग ऑल द वे किलर। इसकी फुल फॉर्म याद रखें आप, ये होमिंग ऑल द वे किलर हॉक की फुल फॉर्म है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि मीडियम रेंज से आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। इसको बहुत 1960 में लगभग बनाया गया था वियतनाम वार के टाइम पे, एंड इसका एक सक्सेसर है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने, ये 1960s में बनाया गया था इसको, फिर उसके बाद में इसको रिप्लेस कर दिया है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये भी यूएस का है, पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि यूएस का है। एंड पैट्रियट क्या है, एक लॉन्ग रेंज से आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है, ऑल एल्टीट्यूड ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि काउंटर करता है टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर कर सकता है, क्रूज मिसाइल, एडवांस एयरक्राफ्ट सबको काउंटर कर सकता है। इसके अलावा थर्ड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी यूएस का है। थर्ड को पूछा जा चुका है 2016 या 2017 के प्री में आ चुका है थर्ड, तब ये काफी न्यूज में था। तो ऐसे ही आएगा तो हॉक एयर डिफेंस सिस्टम किससे रिलेटेड है, क्या चीज है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। फिर डर्टी बॉम्ब, तो डर्टी बॉम्ब क्या होता है, रशिया ने एक्यूज किया था कि यूक्रेन उस पे यूज करेगा डर्टी बॉम्ब। तो डर्टी बॉम्ब एक सिंपल सा बॉम्ब होता है, जो जब उसमें क्या है, सिंपल सा बम होता है जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट हम डाल देते हैं, और फिर जब वो एक्सप्लोड करेगा तो न्यूक्लियर वेस्ट पूरे शहर में स्प्रेड हो जाएगा, जिसके कारण रेडिएशन से लोगों को नुकसान होता है, ठीक है। तो डर्टी बम इज अ बॉम्ब दैट कंटेन रेडियो मटेरियल सच एज यूरेनियम हो सकता है, विच इज स्कैटर्ड थ्रू द एयर व्हेन द कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव डिटोनेट करेगा, तब कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव डिटोनेट करेगा तो उसमें वो रखा गया है रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो एक्सप्लोड कर जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा। तो इट्स स्प्रेड द टॉक्सिक वेस्ट को स्प्रेड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड एटॉमिक एक्सप्लोजन, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है वो नहीं होता है इसमें, ठीक है, डर्टी बॉम्ब में। एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है, ये इसका यूज किया जाता है जो रेडियो इमिशन होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। यदि हमें पाकिस्तान पे कोई मिसाइल लॉन्च करना है और पाकिस्तान में कोई हमें लॉन्च करना है पाकिस्तान पे कोई मिसाइल, तो यदि पाकिस्तान ने जैमर लगा रखे होंगे, पाकिस्तान ने क्या है अपना कोई जैमर लगा रखे होंगे, तो उनसे कोई रेडियो वेव्स आ रही होगी जो आइडेंटिफाई करेगी इंडिया से आने वाली मिसाइल्स को। एयर डिफेंस सिस्टम में यही तो होता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है रडार्स के द्वारा और फिर मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है काउंटर करने के लिए जो भी इनकमिंग मिसाइल्स होती है उनको। तो ये जो रडार है उसका भी तो रेडियो सिग्नल होगा, उसको डिटेक्ट करने के लिए इस मिसाइल का यूज किया जाता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल का। इट इज यूज टू डिटेक्ट एनिमी सोर्स ऑफ रेडियो इमिशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड न्यूट्रलाइजिंग एनी जैमिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द एनिमी टू टेक आउट द रेडियो स्टेशन। फिर अपनी मिसाइल वगैरह लॉन्च करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इंडिया ने भी अपनी ऐसी एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई है जिसका नाम क्या है, रुद्रम। तो रुद्रम क्या है, हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल है,
इंडिया की। रुद्रम इज एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि हमने इंडिजीनियसली डेवलप की है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसको टेस्ट किया गया था सुखोई 30 जो जहाज है उसके द्वारा, इसको जेट है वो उसके द्वारा टेस्ट किया गया था रुद्रम को, उसके ऊपर से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन मोड ऑफ 4G 5G। 5G के दो मोड होते हैं, स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब यही है कि 5G को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है एंड 5G को केवल 5G से ही हम ऑपरेट कर सकेंगे। ऐसे फोन जिसमें केवल हम 5G और 5G ही ऑपरेट कर सकें। स्टैंड अलोन ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि ओनली वन जनरेशन ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी इज देयर, ठीक है, रेडियो असेस टेक्नोलॉजी इज देयर। एंड फिफ्थ जी का क्या मतलब होता है यहाँ पे, इट इज अ जनरेशन ऑफ सेलुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इट इज अ फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड जबकि नॉन स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी से हम उसको जुगाड़ बना के थोड़ा अपग्रेड कर लें, यानी कि हम 4G को थोड़ा जुगाड़ लगा के 5G में कन्वर्ट कर दें, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टैंड अलोन। तो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी वो दोनों पे काम करेगी ना, 4G और 5G पे। तो 4G में वो LTE पे काम करेगी, लॉन्ग टर्म पे LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, एंड 5G पे भी काम करेगी। ऐसा फोन जो 4G और 5G दोनों पे काम करेगा उसको बोलेंगे नॉन स्टैंड अलोन वाला फोन। एंड स्टैंड अलोन वाला है वो नए तरीके से फ्रेश माल बनाया जाए, फ्रेश 5G टेक्नोलॉजी है वो नए तरीके से पूरा कंप्लीटली उसको जो 5G 4G पे डिपेंड ना करे, उससे अलग। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट it is a counter-intuitive phenomena that explain how two subatomic particles can be intimately linked to each other even if they are separated by billion of light year of space। ठीक है, उनको कितनी दूर ले जाओ, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे दो पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको आपस में लिंक कर दिया जाता है एंटेंगलमेंट के द्वारा, एंटेंगल कर दिया जाता है। फिर ए और बी दो पार्टिकल है उनको आपस में इंटेंगल कर दिया, फिर उसको कितनी भी दूर ले जाओ, यदि आप एक में कोई प्रॉपर्टी चेंज करते हो, जैसे एक का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बी का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ए को थप्पड़ मारोगे तो बी पे भी थप्पड़ लगेगा। तो एंटेंगल करने पे एक पर चेंज करोगे तो दूसरा अपने आप उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, चाहे उनको कितनी भी दूर ले जाओ, उसको हम क्वांटम एंटेंगलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज तीन जो यूनिट्स दी हुई है, बेकरल, ग्रे एंड सीवर्ट। बेकरल, ग्रे एंड सीवर्ट, ये तीनों यूनिट है वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो बेकरल क्या होता है, बेकरल जो यूनिट है दैट इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड इट फोकस ऑन वेयर रेडिएशन कम्स फ्रॉम। तो कहां से कितना रेडिएशन आ रहा है, तो ये हमें सोर्स बताता है रेडिएशन का कितना सोर्स के बारे में बताता है, रेडिएशन का सोर्स कहां से, क्या सोर्स है रेडिएशन का। तो वेयर द रेडिएशन कम फ्रॉम, लाइक सोयल से आ रही है, फूड से आ रही है, टेप वाटर से आ रही है, कहां से आ रही है, चेयर से आ रही है। तो ग्रे है वो हमें ये बताता है कि ये कहां पे जा रही है, कौन इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो इट इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्ब डोज, कितनी डोज एब्जॉर्ब कर ली है, कितनी डोज सिंक ने एब्जॉर्ब कर ली है, खा ली है, कितनी डोज इसको एब्जॉर्ब कर ली है। तो इट अमाउंट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन दैट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय एनी मटेरियल, उसको ग्रे स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है। देन तीसरा है सीवर्ट है। तो सीवर्ट में इट इज एसआई यूनिट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन एंड इसको यूज किया जाता है मेजरिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बायोलॉजिकल एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो सीवर्ट का यूज किया जाता है टू मेजर एक्सटर्नल एंड इंटरनल बायोलॉजिकल एक्सपोजर टू रेडिएशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट, तो गामा रे बर्स्ट क्या होती है, ये मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ लाइट होती हैं जो कि इमिट करती हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो दीज आर शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट ऑफ गामा रेज। तो गामा रेज की शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट होती है एंड जो कि मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ लाइट होती है एंड ये बहुत थोड़े समय के लिए चमकती है या फिर बर्स्ट होती है, ठीक है। एंड इनकी ब्राइटनेस वो है वो मिलियन एंड ट्रिलियन टाइम्स सन की जो ब्राइटनेस है उससे भी ज्यादा होती है, गामा रे बर्स्ट की जो ब्राइटनेस होती है वो, ठीक है। तो ये दो प्रकार की हो सकती है, लॉन्ग ड्यूरेशन बर्स्ट
लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब बर्स्ट होगी तो वो कितनी हो सकती है, वो 2 सेकंड से लेके सेवरल मिनट तक हो सकती है, 4 मिनट 5 मिनट तक हो सकती है, 2 सेकंड से इतना होता है, ठीक है, कुछ एक सेकंड मिनट्स तक, सेवरल मिनट्स तक, ठीक है। एंड जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन बर्स्ट होगी, उसका जो लाइफ टाइम है वो लेस देन 2 सेकंड्स होगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होगी उसका एवरेज लाइफ टाइम कितना होता है, 30 सेकेंड, ठीक है। एंड जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी वो 0.3 सेकेंड उसका एवरेज लाइफ टाइम होता है। तो ये शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट ऑफ गामा रेज होती हैं, जो कि मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ लाइट होती है। ये गैलेक्सीज के द्वारा इमिट की जाती है, ब्लैक होल वगैरह इसको इमिट करते रहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें वेरी लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन किया जा रहा है। किसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इसमें ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो एक चिप पे छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उसपे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लोकेट होते हैं। तो उसमें इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है VLSI। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज किया जाता है, चिप्स बनाने में, माइक्रो चिप्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये इसमें नैनो ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है, एम्बेडेड सिस्टम में इसको यूज किया जाता है। तो चिप्स वगैरह बनाने में इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है एमिट मिशन। तो एमिट मिशन है, ये किसका है, एमिट मिशन है ये नासा का है, ठीक है। एमिट मिशन इज नासा का है। इसकी फुल फॉर्म क्या है एमिट की, अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन, ये एमिट की फुल फॉर्म है। इसमें क्या डिटेक्ट कर रहे हैं लोग, इसमें एक डिवाइस है ईवी, अर्थ वेंचर इंस्ट्रूमेंट है। तो इस मिशन के द्वारा भेजा गया था स्पेस में, वहां पर ये लोग जो डस्ट का सोर्स होता है उसको मॉनिटर करते हैं। बेसिकली जो ये डेजर्ट वगैरह में क्या सोर्स आ रहा है डस्ट का, उसको ये लोग क्या है मॉनिटर कर रहे हैं इसके द्वारा। एंड इसने एमिट मिशन ने अभी 50 ऐसी जगह को अर्थ पे लोकेट किया था जहां पे बहुत ज्यादा मिथेन गैस का रिसाव हो रहा है। तो जहां से मिथेन गैस है वो एमिट हो रही है, उसको एमिट ने डिटेक्ट किया है। तो एमिट डिटेक्टेड 50 मिथेन सुपर इमिटर, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे जहां पे मिथेन का इमिशन हो रहा है। तो इसने ऐसा यूज किया है, डिटेक्ट किया है। अर्थ वेंचर इंस्ट्रूमेंट 4 इसमें लगा हुआ है एमिट मिशन में। ये एक सैटेलाइट है वहां पे, वो इसको डिटेक्ट कर रहा है। इसको बनाया गया था नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के द्वारा। एंड ये इंस्टॉल किया गया है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्टॉल किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इसको इंस्टॉल किया गया है। इसको एमिट को इंस्टॉल किया गया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये पार्ट है। एंड ये मैप कर रहा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ के डेजर्ट की केमिकल कंपोजिशन को, उसको मॉनिटर करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो इसने कुछ एक लोकेशन फाइंड की थी जो कि सोर्स है मिथेन मिशन का, जैसे कि परमियन बेसिन है न्यू मैक्सिको में, वहां से बहुत सारी मिथेन निकल रही है। उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान में इसने आइडेंटिफाई किया है कि 12 ऐसे गड्ढे से हैं जहां से इनकी ये बहुत ज्यादा मिथेन मात्रा में निकल रही है। पोर्ट ऑफ हजार, ये एक सिटी है पोर्ट ऑफ हजार, वहां से ये बहुत ज्यादा मिथेन निकल रही है। कहां पे लोकेटेड है, पोर्ट ऑफ हजार तुर्कमेनिस्तान में है। ये कैस्पियन सी के किनारे है एक पोर्ट ऑफ हजार तुर्कमेनिस्तान में, वहां से भी मिथेन निकल रही है। तो मिथेन है वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होती है, एक गैस होती है जिसका एक कार्बन होता है 4 CH4 होती है मिथेन, CH4 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। एंड ये एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होता है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, इसका लाइफ टाइम होता है 10 से 12 साल। एंड CO2 का लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है। मिथेन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर CO2 के बाद में, ठीक है। 80 टाइम्स ये ज्यादा इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो इट इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कोरोनल होल्स। तो कोरोनल होल्स, तो नासा का एक ऑब्जर्वेटरी है, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी। किसकी है ये, नासा की है। उसने सन की कोरोना है, आउटर लेयर है सन की, उस पे कुछ एक होल्स हो जाते हैं,
जहां से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि यहां से कुछ एक पार्ट्स है वो निकल के बाहर की तरफ आता है, एंड सोलर विंड्स है, सोलर फ्लेयर्स की फॉर्म में ये बाहर आता है कोरोनल मास इंजेक्शन से। तो यहाँ पे कुछ एक होल्स वगैरह, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं सेल की आउटर लेयर कोरोना पे, एंड उनको बोला जाता है कोरोनल होल्स। तो उसको ये उसके द्वारा नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी है उसने क्या है कोरोनल होल्स की स्टडी की थी। ये ठंडे होते हैं, आउटर इसके जो आसपास के एरिया से ज्यादा ये क्या है ठंडे होते हैं, इसका टेम्परेचर है वो कम होता है, लो टेम्परेचर होता है देन इट्स सराउंडिंग, जिसके कारण ये डार्क पेचेस की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनमें इनसे समझने इनके स्टडी करने से हमें पता चल सकता है कि इन्वायरमेंट कैसा था, कितने जो सोलर फ्लेयर्स है वो अर्थ की तरफ आएंगे। जब सोलर फ्लेयर अर्थ की तरफ आएंगे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे। ये हम नीचे देखें इसमें अर्थ है, तो अर्थ का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ ये आते हैं। जनरली नॉर्थ पोल की तरफ आएंगे तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कोलाइड करेंगे, तो वहां पे क्या है इनकी वजह से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाएगा। जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाएगा तो अर्थ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इंपैक्ट होगा, जैसे कि जीपीएस है, सैटेलाइट वगैरह है जो कि रेडियो वेव्स में आते हैं, उनका इंपैक्ट होता है। ठीक है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है? इट इज अ मेजर डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटोस्फीयर का मेजर डिस्टर्बेंस होता है व्हेन देयर इज ए सोलर विंड्स। जब कोरोनल मास इंजेक्शन को यहां पे लेके आती है, पार्टिकल्स को लेके आती है, तब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं। ठीक है, तो कोरोनल होल्स क्या होते हैं? कोरोनल होल्स दे अपीयर ए डार्क एरिया इन दी सोलर कोरोना के में अपीयर करते हैं डार्क इन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एंड सॉफ्ट एक्सरे इमेजेस यदि हम लेंगे तो ये हमें डार्क स्पॉट की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, ये कूलर एंड लेस डेंसर होते हैं एज कंपेयर टू देयर सराउंडिंग, एंड ये कभी भी सन के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकते हैं। बाकी ये जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आएगा तब क्या इंपैक्ट हो सकता है? स्पेस डिपेंडेंट सर्विस लाइक जीपीएस वगैरह है, रडार, रेडियो सर्विसेज है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये यदि कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में घूम रहा है वहां पे जियो स्टॉर्म आ जाए तो भी क्या है थोड़ा दिक्कत हो जाएगा सोलर रेडिएशन से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। तो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट चाइना की है। चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन ट्यांगोंग लॉन्च किया था, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ट्यांगोंग को हेवनली पैलेस भी कहा जाता है, हेवनली प्लेस, हेवनली पैलेस, PLAC प्लेस, जो महल होता है हेवनली, उसको भी बोला जाता है ट्यांगोंग। ये चाइना का अपना क्या होगा? स्पेस स्टेशन होगा, एंड इसके जो मॉड्यूल्स है उनका नाम क्या क्या है? वेंटियन है, मैंगटियन है, ट्यानहे है, ट्यानहे, ट्यानहे TIANHE, ट्यानहे, वेंटियन, वेंटियन, मैंगटियन, ये इसके जो मॉड्यूल्स हैं, इसके मॉड्यूल्स हैं उनका नाम है मैंगटियन, वेंटियन, सेंजुई, ट्यानहे, रोबोटिक कार्गोशिप, ये इसका नाम है, ये इसका आप देख लेना। ठीक है, एंड ये लॉन्ग मार्च B रॉकेट थी। ये चाइना की काफी पावरफुल रॉकेट है जो इसने स्पेशली डेवलप की थी ये अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। ठीक है, एंड इसको डेवलप किया गया था चाइनीज अकेडमी, चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, कार्ट, जो यहाँ का इसरो है वैसे ही इंडिया का इसरो है वैसे ही वहां की चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी उसके द्वारा डेवलप की गई है। ये नॉन हाइपरग्लोइक लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट पे काम करती है, एंड इसको बनाया गया था ट्यांगोंग स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को ले जाने के लिए। एंड इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये 25,000 kg का टन सैटेलाइट ले जा सकती है। 25,000 kg का जो पेलोड है वो लो अर्थ ऑर्बिट में डिलीवर कर सकती है। 25,000 kg यानी कि 25 टन का, एंड लो अर्थ ऑर्बिट में 25,000 kg लो अर्थ ऑर्बिट में, एंड 14,000 kg है वो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, जो कि 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इसको ये डिलीवर कर सकती है। इंडिया का तो बहुत कम है, हम 10,000 बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया लो अर्थ ऑर्बिट में हमारा अभी जो मोस्ट पावरफुल कौन सा है? GSLV है। GSLV का हमने कितना देखा है? 8,000 kg डिलीवर कर सकता है। चाइना कितना कर सकता है? 25,000 kg।
का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में डिलीवर कर सकता है। नेक्स्ट है वो है दुनिया की सबसे पावरफुल रॉकेट, फाल्कन हेवी रॉकेट है। किसकी है? स्पेसएक्स की है। स्पेसएक्स एक कंपनी है किसकी? एलन मस्क की। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स है उसकी एक फाल्कन हेवी रॉकेट है। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग ये 30,000 के करीब लॉन्च कर सकती है लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, ये एक सैटेलाइट लेके गई थी अभी रिसेंटली यूएस स्पेस फोर्सेस का एक सैटेलाइट है USS-4 को इसने लॉन्च किया था अभी। एंड यूएस का मिलिट्री सैटेलाइट है। यूएस पहला कंट्री है जिसने अपना स्पेस फोर्स बनाया है। जैसे आर्मी होता है वैसे ही डेडिकेटेड उन लोगों ने स्पेस फोर्स बनाई हुई है। तो फाल्कन हेवी रॉकेट है वो स्पेसएक्स की है, वो रीयूजेबल है। तो ये पार्टली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जो कि स्पेस ने बनाया है, इसने बनाया है। ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है इन वर्ल्ड टुडे। इसमें क्या है 27 मर्लिन इंजन लगे हुए हैं। 27 मर्लिन इंजन, जैसे कि फ्रांस का कौन सा है? शक्ति इंजन है, फ्रांस का शक्ति इंजन है। उसी तरह से स्पेसएक्स ने अपना इंजन बनाया है जो कि इस रॉकेट को पावर कर रहा है। उसका नाम इसने दिया है मर्लिन इंजन, जो कि फाल्कन सीरीज की फाल्कन 1 है, फाल्कन 9 है, फाल्कन हेवी फैमिली वाली जितनी भी रॉकेट है उसमें यूज किया जाता है स्पेसएक्स का मर्लिन इंजन। एंड ये इसकी जो फाल्कन हेवी की जो कैपेसिटी है वो 64 मेट्रिक टन है इन ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में कितना है? 64 मेट्रिक टन वो डिलीवर कर सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है विक्रमस। विक्रम एस, ठीक है। तो विक्रम एस क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलप किया गया लॉन्च व्हीकल है। तो ये प्राइवेट सेक्टर, ओहो, ये इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलप किया गया कोई भी पहला लॉन्च व्हीकल है। तो इसको डेवलप किया गया है, एक कंपनी है स्काईरूट। स्काईरूट स्टार्टअप है कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसने डेवलप किया है विक्रम एस। ये स्पेस लॉन्च व्हीकल है। जैसे कि हमारा PSLV है, GSLV है, वैसे ही एक विक्रम एस बनाया गया है इसके द्वारा। किसके द्वारा? स्काईरूट के द्वारा, जो कि एक स्टार्टअप है। एंड ये हमारा प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाने वाला कोई भी प्राइवेटली डेवलप्ड सिंगल स्टेज, इसमें क्या है? सिंगल स्टेज का है ये, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है ये। सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, यानी कि ये ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए उसको ये चाहिए होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, किसी भी ऑर्बिट को स्पेस में भेजने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा आती है, बहुत काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सब ऑर्बिटल लॉन्च से। सब ऑर्बिटल लॉन्च में वो ऊपर जाएगा फिर नीचे वापस आ जाएगा है। और जबकि एक ऑर्बिटल में भेजने के लिए उसको हमें क्या है? उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जिसको कैलकुलेट किया जाता है G m1m2/r²। तो उसको सेंट्रिक जो फोर्स होता है इसके जो लगता है उसके बराबर हो जाए, तब एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा यदि हम उसको एनर्जी दे दें तब वो अर्थ का एटमॉस्फेयर को छोड़ पाएगा। अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से उसको बाहर आना पड़ेगा तब। तो ये स्काईरूट के द्वारा बनाया गया है विक्रमस। एंड इसका एक ये इसको लॉन्च किया था स्काईरूट के मिशन प्रारंभ, इसका नाम दिया है प्रारंभ, द बिगिनिंग, इस मिशन का नाम दिया गया है स्काईरूट के द्वारा। एंड इस विक्रमस के अंदर एक कलाम 80 नाम का इंजन यूज किया गया है। कलाम 80 इंजन है, कलाम अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट। इसमें जो इंजन है वो कौन सा है? कलाम 80 इंजन है। एंड इसमें जो पेलोड भेजे गए थे वो 2.5 किलो का पेलोड भेजा गया था, एंड जिसको स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया था। एक प्रोग्राम था स्पेस किड्स इंडिया, उसके का जो पेलोड था स्टूडेंट के द्वारा डेवलप किया था, उसको लेके गया था ये। एंड विक्रम के अंदर वो क्या है? विक्रम रॉकेट है, उसको स्काईरूट है वो 3 वेरिएंट बना रहा है, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। विक्रम 3 इसका मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल होगा, जो कि 815 kg लो अर्थ ऑर्बिट में डिलीवर करेगा एंड 500
किलोमीटर के सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पे SSPO पे 560 केजी डिलीवर कर पाएगा। तो ये लगभग 800,000 से कम का पेलोड डिलीवर कर पाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है चैलेंजर स्पेसशिप डिजास्टर। ये एक शिप था, चैलेंजर शिप था नासा का, जो 1986 में जिसने उड़ान भरी थी, 6 एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया था। वो लॉन्च करते ही 2-3 मिनट के बाद ये बरस्ट हो गया था। एंड ये अभी इसका जो है ये जो मॉड्यूल है वो अभी मिला था इसको, ये गिर गया था कहाँ पे, ओशन में गिर गया था। तो इसको अभी ये डिस्कवर किया गया था, रिसेंटली मिला है अभी कुछ दिन पहले ही। तो इसमें क्या है, दो जो सॉलिड लिक्विड सॉलिड वाली जो होती है ना स्टेजेस, तो इनकी 2 सॉलिड, इसमें सारी सॉलिड ही थी, तो इनमें 2 सॉलिड थी, तीसरी इसमें लिक्विड थी शायद। तो इन दोनों के बीच में इनमें क्या है, इन दोनों को आप आपस में सेपरेट करने के लिए रिंग्स लगाए जाते हैं। यानी कि इसमें जो रिंग्स लगाए जाते हैं जो कि ज्वाइंट का काम करते हैं बिटवीन 2 लेयर्स। तो ये जो इनका ज्वाइंट है वो वीक हो गया था, इन 2 लेयर, और एक तीसरी लेयर थी लिक्विड वाली, जिसमें के कारण ये एक्सप्लोड हो गया था। कोलंबिया स्पेस शटल एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इंडिया की जो एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला, उनका देहांत हो गया था। 2003 में हुआ था ये एक्सीडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है पॉल्यूटेड व्हाइट ड्वार्फ स्टार। तो पॉल्यूटेड व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स, तो व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, जब भी किसी भी स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि जो फ्यूल होता है वो खत्म होने लगता है, तो वो स्टार की डेथ होती है। एंड जब स्टार का मास 3 टाइम ऑफ मास ऑफ सन से कम होता है, तब वो क्या है, व्हाइट ड्वार्फ या फिर न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है। लेस देन 3 टाइम हो, यदि 3 टाइम्स से ज्यादा होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो जाए। तो व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ इज ए dim dense planet sized star that mark the evolutionary end point of most massive stars। तो का ये एंड पॉइंट होता है, ये ऐसा होता है जिसमें स्टार ऐसा था तो उसके बाद में ये एक्सपेंड करेगा। जब ये खत्म होने वाला है, सारा फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये एक्सपेंड करता है। और ये इसका जो अभी अभी तुरंत इसका फ्यूल खत्म होता है, तो इसका क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है जिसके कारण ये व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है, फिर धीरे धीरे ये ठंडा होगा, एंड ठंडा होने में इसको बहुत ज्यादा साल लगते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा हमें फिर व्हाइट ड्वार्फ है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक ड्वार्फ में, ब्लैक ड्वार्फ। तो अभी ऐसा हमें कोई ब्लैक ड्वार्फ मिला नहीं है। ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो यूनिवर्स का टाइम है वो कितना है, 13.8 बिलियन ईयर के करीब है। तो इसको ब्लैक ड्वार्फ बनने में उसको लगभग कितना लग जाता है, 20 to 30 बिलियन ईयर का टाइम लगता है। तो अभी तक कोई ऐसा डिटेक्ट नहीं किया गया है ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, एंड जो क्लोजेस्ट जो व्हाइट ड्वार्फ है हमारे आसपास कहीं पे भी, यानी कि सन के आसपास कोई क्लोजेस्ट व्हाइट ड्वार्फ है, उसका नाम क्या है, सीरियस बी है। सीरियस बी इज क्लोजेस्ट व्हाइट ड्वार्फ टू सन, जो कि 8.6 लाइट ईयर अवे है हमसे, सन से। ठीक है, एंड तो ये व्हाइट ड्वार्फ कैसे बनता है, जब कोलैप्स ऑफ स्टेलर कोर यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन इसका जो फ्यूल होता है वो खत्म हो जाता है, तब ये बनता है। 97% जो स्टार्स हैं मिल्की वे के, मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है उसके 97% स्टार है वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होंगे। तो पॉल्यूटेड व्हाइट ड्वार्फ क्या हो जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ हमने देख लिया, फिर हम देखते हैं पॉल्यूटेड व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है। ऐसा व्हाइट ड्वार्फ पॉल्यूटेड व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, ये एक व्हाइट ड्वार्फ होता है जिसने अभी अभी रिसेंटली ही नाश्ता किया हो। नाश्ते में क्या है, वो प्लेनेट खा गया हो, प्लेनेट या फिर एस्ट्रॉइड खा गया हो, तो उसको बोलते हैं पॉल्यूटेड व्हाइट ड्वार्फ। तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार दैट रिसेंटली कंज्यूम्ड ए प्लेनेट और एस्ट्रॉइड, जो उसके चारों ओर घूम रहा था, दैट वाज ऑर्बिटिंग अराउंड दैट, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेड व्हाइट ड्वार्फ, जिसने नाश्ता किया हो। ठीक है, एंड इसकी जो इमेज आती है तो उसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं टेलीस्कोप से, हम पॉल्यूटेड वाले की इमेज ले पाते हैं, बाकी की इमेज अच्छी नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गूगल का एक 1000 लैंग्वेज एआई मॉडल है। तो 1000 लैंग्वेज एआई मॉडल कौन बना रहा है, गूगल बना रहा है। उसमें क्या कर रहा है, वो
1000 भाषाओं में गूगल है वो गूगल ट्रांसलेट की वगैरह की सर्विस देगा हमको। ठीक है, गूगल का जो एआई मॉड्यूल होता है उसमें 1000 भाषाओं से वो डिटेक्ट कर पाएगा, हमारा जो स्पीच है वगैरह को डिटेक्ट कर पाएगा, उसमें से चीज सर्च इंजन को वॉइस के थ्रू हम सर्च कर पाएंगे 1000 लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम है गूगल का। देन ऐसा ही एक प्रोग्राम बनाया गया था जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3 GPT-3। ये ओपन एआई एक फर्म है, उसका प्रोग्राम है, एआई रिसर्च फर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है, एंड इट इज अ लैंग्वेज मॉडल। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म 3 है, वो एक लैंग्वेज मॉडल है दैट लेवरेजेस डीप लर्निंग टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जो ह्यूमन की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। एंड एक जो फेसबुक का प्रोग्राम है जिसका नाम है M2M100 मॉडल। तो M2M100 मॉडल किसका है? फेसबुक यानी कि मेटा का प्रोग्राम है। मेटा का नाम, फेसबुक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। तो मेटा क्लेम करता है कि ये फर्स्ट जो M2M100 है, मशीन टू मशीन 100 मॉडल है, वो यूज नहीं करता है इंग्लिश को अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज। जब हमें एक लैंग्वेज से मान लेते हैं कि पुर्तगाली से हमें स्पेनिश में कन्वर्ट करना है, तो उसमें ये कुछ एक मशीन्स होती हैं जो पहले पुर्तगाली को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगी, फिर इंग्लिश को फिर स्पेनिश में कन्वर्ट करेगी। परंतु जो M2M100 मॉडल है मेटा का, वो पुर्तगाली को सीधा डायरेक्ट स्पेनिश में कन्वर्ट कर देगा। ये एक ओपन सोर्स बेस्ड सिस्टम है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है ओशियनसैट 3। तो ओशियनसैट 3 है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6B है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 है। इसको PSLV C54 में लॉन्च किया गया था, मिशन था उसका, इसको लॉन्च किया गया PSLV C54 में। तो PSLV की 54th फ्लाइट थी, उसमें लॉन्च किया गया, 56th फ्लाइट थी ये, एंड उसमें लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 8 नैनो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया है। ओशियनसैट 3, तो ये ओशियन का सी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है उनको मेजर करेगा, ओशियन में कितनी विंड की स्पीड है, ये सब कुछ ये मेजर किया जाएगा ओशियनसैट 3 के द्वारा। तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इससे पहले ओशियनसैट 1 को लॉन्च किया गया था 1999 में, 1999 में, 2000 में ओशियनसैट 2 को लॉन्च किया गया था। ओशियनसैट का पहले नाम था IRS था, एंड IRS उसको बाद में ओशियनसैट सीरीज नाम दे दिया गया। ओशियनसैट 3 हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 भी बोलते हैं, जो कि ओशियन स्टडीज के लिए डेवलप किया गया है। तो इट विल स्टडी ओशियन के कलर को स्टडी करेगा, एंड इसमें फाइटोप्लैंक्टन को भी स्टडी किएगा। इसमें कौन कौन से पेलोड्स हैं? इसमें एक ओशियन कलर मॉनिटर का पेलोड है, ओशियन कलर मॉनिटर है इसमें लगा हुआ है, जो ओशियन के कलर को मॉनिटर करेगा, एंड जिससे क्या है, हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर पाएंगे फाइटोप्लैंक्टन की। तो फाइटोप्लैंक्टन एक जीव होते हैं, उनकी हम ये कर पाएंगे मॉनिटरिंग, एंड ये सी सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा इसमें। देन इसमें एक KU बैंड का स्कैटरोमीटर लगा होगा, जो कि विंड की स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करेगा। स्केट 3 है। स्केट 3 क्या होगा? एक KU बैंड का स्पेक्ट्रोमीटर होगा, जो कि विंड को मेजर करेगा, उसकी स्पीड की डायरेक्शन को, स्पीड को मेजर करेगा एंड डायरेक्शन को, दोनों को मेजर करेगा। देन इसमें एक आर्गोस सिस्टम लगा हुआ है ओशियनसैट 3 में। आर्गोस सिस्टम क्या है? आर्गोस एक कम्युनिकेशन पेलोड है, जो कि कम्युनिकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमें लो पावर कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाएगा। कम्युनिकेशन पेलोड दैट इज यूज फॉर लो पावर कम्युनिकेशन। जैसे कि हमें कोई भी डिजास्टर वगैरह आ जाता है, उसमें फिर जैसे सुनामी आ जाती है, तो उसमें हमें वार्निंग देनी होती है। तो सुनामी अलर्ट वार्निंग है, तो उसको इश्यू करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। डिस्ट्रेस अलर्ट डिवाइसेस में इसका यूज किया जा सकेगा आर्गोस का। तो इट इज ए कम्युनिकेशन पेलोड दैट इज यूज फॉर लो पावर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग मरीन रोबोटिक फिश टेक ड्रिफ्टर डिस्ट्रेस अलर्ट डिवाइसेस यूज फॉर कंडक्टिंग इफेक्टिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। एंड तो इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का, क्योंकि हम इस यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया था 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट कर रहा है एज डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओशियन साइंस का हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज करें, इससे बढ़ावा दिया जाएगा, जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग, इसमें क्या होता है कि आप जब आपकी ब्लूटूथ ओपन रहती है, तो उसमें से आप हैकर्स क्या है, वो आपकी ब्लूटूथ को हैक करके जब आपकी ब्लूटूथ ओपन रहेगी यानी कि ऑन रहेगी, तब आपके सिस्टम में, मोबाइल में एक वॉरम या मालवेयर इंस्टॉल कर देंगे, जिससे वो आपकी कॉल्स है, टेक्स्ट है वगैरह सब कुछ सुन पाएंगे। तो इट इज हैकिंग थ्रू ब्लूटूथ। ठीक है, तो इट इज अ टेक्निक हैकर एम्प्लॉय टू वार्म देयर वे
इजिली इनटू ए डिवाइस व्हेन इट्स ब्लूटूथ इज ऑन, डिस्कवरी मोड पे होगी। एंड इससे वो कॉल्स रीड कर पाएंगे, कॉल्स सुन सकेंगे, मैसेज रीड कर पाएंगे, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह चुरा लेंगे। इसको पहले लैपटॉप में यूज किया, लैपटॉप को हैक करने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें दिया हुआ है सी पास। सी पास क्या है? कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सी पास। तो एक क्लाउड बेस्ड डिलीवरी मॉडल होता है जो अलाउ करता है आपको आपकी वॉइस या फिर वीडियो ऐड करना कंपनीज को। ठीक है, कंपनी का जो कुछ एक ऐप होता है, कंपनी का हो सकता है या फिर किसी कोचिंग वेबसाइट का हो सकता है, वो उसमें इस सी पास का यूज करते हुए वो लोग क्या है अपनी जो वेबसाइट होती है उन पे क्या है वीडियो, वॉइस है, ये सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं आसानी से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के द्वारा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाई डज मून टर्न रेड ड्यूरिंग द लूनार इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण के दौरान मून रेड क्यों दिखाई देता है। तो चंद्र ग्रहण कब होगा? जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए। व्हेन अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन मून एंड सन, तब क्या होगा? सोलर इक्लिप्स होगा। तो यानी कि सन से आने वाली जो रेज है वो मून पे नहीं पहुंच पाएगी और हमें ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये तब हमें क्या है लूनार इक्लिप्स तब होगा। ठीक है, जब अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। तो जो भी रेडिएशन पास हो रही है वो अर्थ से पास होगी। जब वो रेज अर्थ से पास होगी तब उनका क्या है स्कैटरिंग होगी अर्थ के द्वारा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से उनकी स्कैटरिंग होती है, जिसके कारण क्या है मून हमको क्या है रेड दिखाई देता है। तो उसको बोलते हैं फिनोमेना ऑफ रेले स्कैटरिंग बोला जाता है इसको। एंड ओनली सनलाइट रीचिंग द मून इज पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द लूनार इक्लिप्स। तो अर्थ मून का अपना कोई लाइट का सोर्स होता नहीं है, तो इसलिए ये हमें रेले स्कैटरिंग के कारण ये हमें लाल दिखाई देता है। एंड ये जो सनसेट है, सनराइज का फिनोमेना है, या फिर हमें जो स्काई ब्लू दिखता है वो इसी के कारण होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फोटोनिक क्रिस्टल। कि ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनमें क्या है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। एक ठीक है, तो पीरियोडिकली इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। एंड ये ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वो मेजर करता है कि लाइट कितनी बेंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम से पास होती है। एंड जब डेंस मीडियम से रेयर की तरफ पास होती है तब लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको मेजर करता है ये। ठीक है, एंड जो पिकॉक होता है, मोर, उसके जो फेदर होते हैं उसका कलर डिफरेंट लाइट्स में डिफरेंट दिखाई देता है। एंड बटरफ्लाई है, उनका भी कलर डिफरेंट दिखाई देता है। तो ऐसा सब कुछ होता है उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, लाइट के रेडिएशन से। ठीक है, इसका यूज किया जा सकता है रिफ्लेक्शन कोटिंग्स को बनाने में या फिर ऑप्टिकल कंप्यूटर्स बनाने में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, जिससे कि मल्टीपल कलर दिखाई दे सके। तो धन्यवाद, बाकी टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे।